उसके लेखक जी के बारे में परिचय। शेखर जोशी जी जन्म हुआ 10 सितंबर 1932। उत्तरांचल में आया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है और उसका नाम है औलिया गांव। आप देखो जीवन के अंदर इंसान जो है ना उसको सब कुछ चाहिए। एंड वो घूमना फिरना, लोगों से मिलना, बहुत सारी इज्जत बटोरना और साथ में पैसा भी। तो हमारे शेखर जोशी जी ने जन्म तो पहाड़ी इलाके में यानी कि अल्मोड़ा गांव के अंदर हुआ, परंतु उसने स्कूल की शिक्षा और जीवन के 30 इयर्स इलाहाबाद के अंदर बिताए। अब आप बोलेंगे सर इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि आज की जो कहानी है वो किसी इसी बात के ध्यान में रखकर बनाई गई है, क्योंकि हमारे शरद जोशी ने अपने जीवन का कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा हमें यहाँ पर बांटा है। और इसके कारण से ये जो अल्मोड़ा गांव है, ये इलाहाबाद है, उसकी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। अब इलाहाबाद जो है वो आज जो है वो इतना खूबसूरत नहीं है जो पहले हुआ करता था। एंड अल्मोड़ा तो अभी भी है, क्योंकि वहां पर इतनी सारी खूबसूरती है, चारों ओर पहाड़ियां पहाड़ियां पहाड़ियां। एंड उसी के रिगार्डिंग आज की स्टोरी हमें बताई है, जिसका नाम है दाज्यू। देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, पहल नाम का सम्मान और दाज्यू कहानी के हिसाब से चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। इन्हें बहुत ही खूबसूरत सी एक कहानी है। तो देखते हैं आज एक बाल श्रमिक इंसान की कहानी, जिसका नाम है, लड़के का नाम है मदन। एंड मदन की कहानी क्या है, देखते ही यहाँ पर। चौक से निकलते ही यहाँ पर जो शरद जोशी है उसने अपना नाम चेंज किया है, उसने नाम रखा है जगदीश बाबू। ठीक है। तो जो चौक है वो एक एरिया है, एक इलाका है जिसको हम कहते हैं बाजार या मार्केट एरिया। तो चौक जो है इलाहाबाद के अंदर, वहां पर निकल कर बाईं ओर जब उसने साइन बोर्ड वाला एक काफे है वहां पर जब देखा, तो वहीं पर जगदीश बाबू ने पहली बार उसको देखते रह गए। एंड वहां पर उसने फर्स्ट टाइम उस लड़के को देखा था। लड़के का नाम है मदन। कैसा था दिखने में, तो गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें और सुनहरे बाल। चाल में एक अनोखी ही मस्ती थी। एंड हाँ, शिथिलता यानी कि आलस तो बिल्कुल भी नहीं थी। एक नंबर का एक्टिव लड़का, इधर भागता कभी उधर भागता, कभी ये काम करता कभी वो काम करता। जैसे कि कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंदे कैसे स्फूर्तिली होती है, बस ऐसा ही वो लड़का था। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का तो अनुमान लेखक महोदय ने लगाया, शायद 9-10 वर्ष का होगा। और शायद यही उम्र उसकी रही होगी, इस हिसाब से लेखक ने फाइनल किया। अब जो इस चौक में आए हुए मार्केट के अंदर हमारे लेखक महोदय है, वो अधजली सिगरेट का एक लंबा सा कश खींचते हैं और जगदीश बाबू इस कैफे के अंदर प्रवेश करते हैं। तो वहीं पर मेज कर एक प्लेट उठाया और जब वो उसके पास आया तो कोने के टेबल में वो बैठा हुआ था। अब आपको पता है कि रेस्टोरेंट के अंदर हर एक जो वेटर होता है उसको अलग अलग रो, अलग अलग टेबल स्लॉट में दिए जाते हैं। भाई यहाँ पर कोई भी अगर आते हैं कस्टमर तो आपको उसको सर्व करना है ना। तो ये जो टेबल था वो कहीं ना कहीं मदन का था और वहां पर आके हमारे जगदीश बाबू बैठ जाते हैं। मानो घंटों के उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की वो मदन प्रतीक्षा कर रहा था। वो कुछ बोला नहीं, पर हाँ, नम्रता के साथ प्रदर्शन करता हुआ थोड़ा सा झुका। फिर मुस्कुराकर उसने अपनी मौन से थोड़ा सा एक शब्द जो कि वहां की भाषा में उसने बोला, दैट इज मैनू, पर यहाँ पर शब्द लिखा है मीनू, समाहित हुआ। तो हमारे जगदीश बाबू ने उसको ऑर्डर दिया, सिंगल चाय। और ऑर्डर पाते ही जैसे एक बार पुनः उसने मुस्कुराया, देखो मुस्कुराकर स्वागत भी किया और मुस्कुराकर गया भी। बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही प्यारा लड़का था। और जैसे उसकी पलके झुकाकर चाय हाजिर करने के लिए वो तुरंत ही चला जाता है। अब यहां पर बातें करते थोड़ी फिलोसॉफी की। मनुष्य की भावना बड़ी ही विचित्र है। जब निर्जन यानी कि कोई इंसान नहीं होता है, तब एकांत स्थान में सबका साथ संगात चाहता है। एंड कभी कभी आदमियों की एकाकीपन अनुभूति करता है कि जब कोई नहीं है तो यार मैं कैसा रहूंगा, क्या करूंगा, ऐसा। एंड वही एकाकीपन में सब कुछ उसको निकट लगता है। वो बचपन के मित्र, वो रिलेटिव, वो जगह, वो सब कुछ, वो सब अपना लगता है कि हाँ वो बचपन में कितना अच्छा बिताया था। परंतु कभी कभी उसका विपरीत भी हो जाता है
कि इंसान सैकड़ों नर नारी के बीच में भी अपने आप को सूनेपन के अंदर अकेलापन अनुभूति करता है। क्यों? क्योंकि ये उन सबके लिए नया है, या ये जगह उसके लिए नई है ना? तो कुछ ऐसा ही परायापन वहां पर महसूस होता है। कितना ही अपनत्व होना चाहिए, परंतु वहां पर नहीं था। और यही कारण था कि हमारे जगदीश बाबू आज इतने सारे लोगों के बीच में, यानी इस चौक के अंदर भी अकेलापन महसूस कर रहे थे। उसको अलगाव लग रहा था, जैसे ये सब लोग हैं पर फिर भी वो नहीं है। वो विछोह, वो विरक्ति की कथा उससे मूल में चली रही थी। जगदीश बाबू दूर अपने गांव के वो देश के अंदर खोए हुए थे, और यहाँ पर चौक के अंदर इतनी सारी चहल पहल, कैफे के अंदर इतना सारा शोर, और फिर भी वो अपने आप को अकेला ही महसूस कर रहे हैं। सब कुछ अपनत्वहीन था। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसको लगा, जगदीश बाबू को, कि हम इस वातावरण के अंदर हम अपने आप को ढाल लेंगे। वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी। पर आज तो लगता था कि अपना कुछ अपनेपन है ही नहीं। कुछ एक लिमिटेशंस होती है। हर एक इंसान अपने आप को एक लिमिटेशन, एक सीमा से दूर रखता है, बहुत दूर रखता है। तब उसे अचानक से ही याद आया कि अपने गांव के अंदर का वो पड़ोस, वहां के लोग, वहां की जो बचपन की स्कूल एंड कॉलेज को छोड़कर आज इतने सारे बड़े शहर के अंदर, इतने सारे लोगों के बीच के अंदर, वो एक छोटे से कैफे और होटल के अंदर बैठा है, जहां पर उसका कोई नहीं है। तभी हमारा मदन आ जाता है। चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रे, है ना? आपको एस्ट्रे में बता देता हूं, जिसके अंदर हम सिगरेट जो है वो बुझाते हैं, इसको कहते हैं एस्ट्रे, है ना? तो उसके अंदर जो लेखक महोदय है, उसने अपना सिगरेट जो है थोड़ी झाड़ देते हैं। उन्हें लगा कि इस शब्दों की ध्वनि, मतलब आवाज को जानी पहचानी है, तो उसके साथ थोड़ी रिक्तता का अनुभव हो रहा था। उन्होंने शंका का समाधान करते हुए इस मदन को ही पूछ लिया, क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने बोला, मदन साहब। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़? पहाड़ तो सैकड़ों हैं। आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। बताओ, तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर थोड़ा याद आया तो बोला कि साहब, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा साहब, मैं अल्मोड़ा का हूँ। अच्छा, अल्मोड़ा तो कौन सा गांव है तुम्हारा? अब विशेष जानकारी की गरज जैसे जगदीश बाबू को लगा, क्योंकि जगदीश बाबू भी अल्मोड़ा के आसपास के गांव के थे। तो उसको लगा, अरे वाह, ये तो अल्मोड़ा के गांव का है। इस प्रश्न से उसे संकोच में डाल दिया। शायद उसे अपने गांव की निराली संज्ञा के लिए, या ऐसा गांव जिसका नाम भी बहुत विचित्र था, वो शायद बताए, और पता नहीं जगदीश बाबू हंसे, इसके कारण से उसे थोड़ा संकोच हुआ। इस कारण से वो टालना चाहता था कि मैं अपना गांव ना बोलूं, उसका नाम ना बोलूं। तो दूर से उसने बोला, साहब, अल्मोड़ा से है ना 15-20 मील दूर होगा। अच्छा, फिर भी नाम तो कुछ होगा। जगदीश बाबू ने थोड़ा जोर लगाया और पूछा। तो उसने बोला, ड्योंटा लगो। वो सकुचा होता हुआ बोला, जैसे उसको लगा कि ये लोग शायद उसका मजाक उड़ाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। परंतु जगदीश बाबू को तो बहुत ही अच्छा लगा। उसका चेहरा तो पुती आ गई, और उसको लगा कि अरे, अकेलापन कहाँ चला गया, एकाकीपन कहाँ चला गया। ये तो अपना ही लड़का है, ये तो अपने गांव का लड़का है, अपने एरिया का रहता है। उसकी दूर एकाकीपन की शायद दूर हो गई जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि अच्छा, तुम डोंटा लगो के हैं, मैं तो तुम्हारे निकटवर्ती गांव का ही रहने वाला हूं। जैसे उसकी प्रसन्नता का कारण वो मदन के हाथ में जो ट्रे थी वो गिर पड़ेगी, परंतु मुस्कुराते हुए शब्द में मदन भी खुश हो जाता है। चाह कर भी वो निकट नहीं जा सका। खोया खोया सा उसने अपने अतीत में फिर लौट लौट कर उसको देखने का प्रसन्न करता है। नॉर्मली इंसान ऐसा है कि न्यूयॉर्क, बॉम्बे, ऐसे बड़े बड़े शहरों में जब चले जाते हैं और जब अकेलापन महसूस करते हैं, तो उसको याद आता है अपना वो गांव, वो पहाड़, वो नदी, वो पेड़, वो लोग, वो मित्र, वो सब कुछ। और वहां पर अगर कोई अपना भी मिल जाता है, अपनी बोली, अपनी भाषा, या अपने एरिया की अगर कोई चीज भी मिल जाती है ना, तो इंसान खुश हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। अतीत और वो गांव, ऊंची पहाड़ियां,
नदी और ईजा। ईजा जो है पहाड़ी एरिया में, ईजा का मतलब होता है माँ, है ना। दीदी, बाबा, भूली यानी कि छोटी बहन को भूली कहते हैं। एंड दाजू, हाँ, दाजू का मतलब होता है बड़ा भाई। पहाड़ी विस्तार में दाजू बड़े भाई को कहते हैं। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की छाया निकट जान पड़ी। ईजा, नहीं नहीं। बाबा, नहीं। दीदी, भूली, नहीं नहीं। दाजू, हाँ दाजू। एंड फिर हमारा भाई साहब मदन हमारे जगदीश बाबू को दाजू से पुकारने लगा। 2-4 दिनों में तो मदन और जगदीश बाबू के बीच में तो अजनबीपन की इतनी बड़ी खाई जो थी, जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, वो दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही हमेशा मदन का स्वर सुनाई देता था, दाजू, जय हिंद। दाजू, आज तो ठंड बहुत है। दाजू, क्या यहाँ भी यू यानी कि हिम यानी कि ऐसी बर्फ पड़ेगी क्या? दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ने उसको बुलाया, बॉय। एंड वो बेचारा दौड़ पड़ता, क्योंकि वहां पर तो सब उसको बॉय या छोटू के बुलाते थे, जबकि यहाँ पर उसका एक अलग ही महत्व था। एंड मदन अपनी उसके आवाज के प्रतिध्वनि में पहुंच जाता और सबका काम करता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू और कोई चीज चाहिए क्या? दाजू, कल आओगे ना? दाजू, आप कैसे हो? एंड उसको बहुत ही अच्छा लगने लगा। पानी लाओ। लाया दाजू, एंड वो तुरंत ही जाता और लेके आ जाता। इसकी ये आतुरता, इसकी ये लगन उसको दुहारता। जितनी भी आतुरता, बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी जैसे उसको ऐसा लगा जैसे वो अपने माँ से, जैसे कोई बेटा कैसे चूमता है, इसी तरह से कोई अपना बंदा उसको मिल गया हो। कुछ दिनों के बाद जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया। अब इस चौक के अंदर, इस शहर के अंदर, इस कैफे के अंदर और सारा शहर अब उसको अपना लगने लगा। अब सब लोग उसको अपने रंगने लगे। अब वो अपने रंग के अंदर सबको रंगने लगा, या जगदीश बाबू अपने रंग के अंदर सबको रंगने लगे। परंतु अब उसे यह जो शब्द है, ये लड़के का शब्द दाजू कहना अच्छा नहीं लगता था। और वह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू ऐसे करके चिल्लाता। मदन, इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति जगदीश बाबू को कोई मध्यम वर्गीय संस्कार या मिडिल क्लास जैसी लगी। अपनत्व की पतली सी डोर में अब जगदीश बाबू को अपना अहम, अपना अहंकार दिख रहा था। तेज धार में उसको लगा कि एक सामान्य छोटा सा लड़का मुझे दाजू कहेगा। वो उसके आगे टिक नहीं पाया और जगदीश बाबू ने बहुत सोचा और फिर, दाजू, चाय लाऊं क्या? वो तो इंतजार में था, परंतु जगदीश बाबू ने उसको कह दिया, चाय नहीं, लेकिन यह जो तुम्हें ना दाजू दाजू चिल्लाते रहते हो ना दिन रात, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी है तुम्हें कि मैं कौन हूं, क्या हूं? अब बेचारा मदन, जो दाजू के अंदर, जगदीश बाबू के अंदर अपनापन ढूंढ रहा था, माँ बाबा अपने लोग, उसको ये प्रेस्टीज शब्द नहीं समझ में आया। जगदीश बाबू का मुंह और उसके पर क्रोध ऐसा तमतमा गया कि शब्दों पर अधिकार न होने के बावजूद भी मदन प्रेस्टीज का अर्थ सहज सकेगा या नहीं, उसे उसका ध्यान नहीं रहा। वो मदन बिना कुछ समझाए वह सब कुछ सहज गया और चुपचाप से चुप रह गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार में गहरी चोट लगी और आज मदन ने मैनेजर साहब से कहा कि मुझे सिर दर्द है, ऐसा बहाना निकालकर मदन घर चला गया। घुटनों में अपना सर रखकर कोठरी में बहुत देर तक रोता गया, रोता गया, रोता गया, सिसकियां भरता गया एंड रोता रहा। आज आज मदन को वो घर, वो गांव, वो दूर ऐसी परिस्थिति में यहां पर अपना लग रहा था। परंतु मदन का जगदीश बाबू के प्रति ये आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक था। इसी कारण आज एक प्रवासी जीवन के पहली बार उसे ऐसा लगा जिसे कोई अपना मिला हो। आज मदन को ऐसा लग रहा था जगदीश बाबू जैसे ईजा की गोदी में वो बैठा हो, बाबा की बाहों में हो, दीदी के आंचल की छांव में हो, पर वहां पर से किसी ने उसको बलपूर्वक खींच लिया हो, ऐसा लग रहा था।
परंतु भावुकता स्थायी नहीं होती है। रोल होने पर कहते हैं ना कि अंतर के अंदर की घुमड़ की वेदना आंखों के द्वारा बाहर निकल जाती है। एंड यही हुआ। मनुष्य को निश्चितता होती है, वो भी भावुक क्षणों के अंदर अपनी उपेक्षा और विवेकपूर्णता के साथ बेचारा मदन रोता गया और सारी भड़ास से आंखों के द्वारा निकाल दी। दूसरे दिन वापस से मदन पूर्ववत पहले की तरह ही काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे में जाते ही अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट उसके बचपन के मित्र, जिसका नाम था हेमंत, जो बचपन का सहपाठी था, साथ में पढ़ने वाला क्लासमेट था, उस हेमंत से हो जाती है। कैफे में पहुंचते ही जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया। बुलाया, नाम नहीं बुला पर इशारे से बुलाया। तो उसे लगा जैसे वो उससे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा था। दूसरी बार बुलाने पर भी मदन आया। आज उसके मुंह के ऊपर वो मुस्कान नहीं थी और ना ही उसे क्या लाओ दाजू ऐसा कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, दो चाय, दो ऑमलेट। परंतु तब भी लाया दाजू कहने की उपेक्षा की जगह मदन बोला, लाया साहब, एक एक चल दिया। मानो दोनों अपरिचित हो, परिचित होने के बावजूद भी दोनों अपरिचित हो ऐसे लग रहे थे आज। उस वक्त हेमंत ने वहां पर थोड़ी बैठी हुई बातचीत के अंदर आगे बढ़ाया, शायद ये लड़का पहाड़ी है। हेमंत ने अनुमान लगाया। हाँ, जगदीश बाबू ने कहा। रूखा सा उत्तर दिया। जगदीश बाबू ने वार्तालाप का विषय बदलना चाहते थे, इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते थे। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने अहसास चढ़ाने का गरज से पूछा। कुछ क्षण के लिए टेबल पर गंभीर मौन था। जगदीश बाबू की आंख चाय की प्याली पर वही झुकी रही। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही ना पूछना, फिर वापस से वही दाजू को अपने कल में थोड़ा ही खोया था। और एक दिन वो एक प्रेस्टीज का ख्याल से दाजू एंड जगदीश बाबू दोनों अलग हो चुके थे। जगदीश बाबू के आंखों में उठाकर मदन की ओर देखा। उसे लगा जैसे वो अपने आंखों के अंदर कोई ज्वालामुखी सा फटने की तैयारी में है। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ समझाना चाहता था। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब, बॉय। मुझे सब बॉय कहते हैं। संक्षिप्त का उत्तर देकर वो मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर लग रहा था। पर वहां पर जगदीश बाबू कुछ नहीं कह पाए, कुछ नहीं कह पाए, कुछ नहीं कह पाए। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है, जहां पर छोटे बच्चों का प्यार का एहसास बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया गया है।